जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? यस सर। आज हम लोग सल्तनत का विघटन पढ़ेंगे। सल्तनत के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था 1412 ईस्वी तक, जहाँ तक तुगलक वंश आया था। 1412 ईस्वी तक हमने देख लिया था। अब देखिए उसके बाद कैसे होते हैं। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य और शक्तिहीन थे। उनके पास उतनी शक्ति, उतना पावर नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद मतलब कि इंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में लगा दिया एवं पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। एक दूसरे की टांग खींचते रहे, अपने सत्ता पे, अपने राजकाज पे ध्यान नहीं दिए। जैसे आप लोग करते हैं, अपने मनोविनोद, अपने इंटरटेनमेंट के साधन हंसी मजाक करते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। या तो हंसी मजाक करेंगे या तो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे वो अपने आप को, गवर्नरों ने स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी। सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। एक कहानी और नोट कर लीजिए। तैमूर का आक्रमण कैसे हुआ था, कब हुआ और किस तरीके से, कितना विध्वंसक था, कितना क्रूर निर्दयी सा उसने आक्रमण किया था पूरे दिल्ली में, उसका भी मैं किसी दिन आपको घटना सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। तैमूर का भारत में आक्रमण इसी में दिया हुआ है। तैमूर का भारत में आक्रमण 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर पुनः मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर मध्य एशिया से आया था। हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत एशिया का हिस्सा है। कंटिनेंट में जब हम इसको विभाजित करते हैं महाद्वीपों में, तो यह एशिया का हिस्सा माना जाता है। एशिया में हमारा भारत है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है। अब मध्य एशिया के कुछ देशों से तैमूर आया था। तुर्क सरदार तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तैमूर लंग। कहाँ से आया था? मध्य एशिया से आया था। अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। एक तो राजा लोग वहाँ पे नाच गाना और ये सारी चीज़ें देख रहे थे, मज़े में मस्त थे, और दूसरे राजा ने, बाहरी विदेशी राजा ने आक्रमण कर दिया, लूट कर ले गया सामान। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। उसका केवल आक्रमण का उद्देश्य केवल लूटना था, लूट कर सारा माल यहाँ से लेकर चला जाना। अगर शासन करना होता तो वो यहाँ रुकता और शासन करता। वो लुटेरा था एक तरीके से। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। अब वह दिल्ली में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने नगर को लूटा, नगर वासियों की हत्या कर दी। नगर को पूरा लूटा, नगर वासियों की हत्या कर दी। जिसने विरोध किया, बेटा हो, बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो या महिलाएं हो, सबका एकदम डिंगी काटी दीम कर दिया। मतलब सबका गला रेत दिया। ठीक है। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। वो अपने शहर समरकंद, अपने घर चले गए पूरा लूटने के बाद। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने खिर्ज खान को लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। उसने खिर्ज खान को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, 3 जगहों का गवर्नर, शासक किसे नियुक्त किया था? खिर्ज खान को। अब देखिए तैमूर कौन था। तैमूर की फोटो देखिए, कितनी क्रूर, और कैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई गंदा सा, बेकार सा आदमी, लेकिन फोटो उस समय ऐसी आई थी। था बहुत क्रूर। देखिए सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक तैमूर सैयद वंश का शासन रहा। सैयद वंश का जो था वो अंतिम मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिर्ज खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। अब देखिए 1398 में आया था। कौन आया था हमारे यहाँ? तैमूर आया था। तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में।
अब 1398 में उसके आक्रमण के बाद उसने जाते समय खिर्ज खान को लाहौर और आसपास का उसने दे दिया था गवर्नरी। अब उसके बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अपना अधिकार रख लिया। जब तुगलक वंश का आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद ख़त्म हो गया तो उसने अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर लिया और खिर्ज खान दिल्ली पर अधिकार करके दिल्ली का सुल्तान बन गया। और उसके बनते ही सुल्तान वहाँ पे नए वंश की शुरुआत हो गई। तुगलक वंश खत्म हो गया, अब सैयद वंश हो गया, क्योंकि खिर्ज खान सैयद वंश से था। खिर्ज खान ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर करके, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। बन तो गया, सारा काम सुल्तान वाला करता था, लेकिन कहलाने के लिए वो सुल्तान नहीं कहलाता था। रयते आला उपाधि धारण की, उसने अपने आप को कहा कि मुझे रयते आला कहो। ठीक है, वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपज भेजता रहा, उपहार भी भेजता रहा। तैमूर ने आक्रमण करके उसे सत्ता सौंपी थी और उसी को उसने आगे बढ़ा करके पूरी कब्जा कर ली थी। तो ये हर साल 2 साल 4 साल पे यहाँ से कुछ उपहार, कुछ पैसा गिफ्ट कर भेज देता था उनको। अब देखिए 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश की स्थापना होती है। भाई सैयद वंश के जो खिर्ज खान साहब थे 1414 से 1451 तक इन्होंने शासन किया। कुल कितने सालों तक शासन किया? 37 वर्ष तक इन्होंने शासन किया अनवरत। अब उसके बाद लोधी वंश की स्थापना होती है। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी? मोहम्मद गोरी ने। आपको याद हो, महमूद गोरी, ठीक है, गौरी नहीं, गोरी। अब वो 1092 ईस्वी में जो हारे थे। अब उसके बाद अंतिम सल्तनत का, और दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश शासक कौन था? लोधी वंश था। अब देखिए ये 1451 से लेकर 1526 तक शासन करते हैं। कुल 75 वर्षों में 3-4 राजा इनके होंगे। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। दिल्ली के ये वही सुल्तान, ये वही अमीर लोग हैं जिनको सरदार और अमीर लोग, जिनकी चौकड़ी, जिनके 40 लोगों को बहलोल ने खत्म किया था। और उसके बाद दिल्ली के इन लोगों ने आमंत्रित किया बहलोल लोधी को। सरहिंद का सूबेदार था, उसे कहा लल्ला आ जाओ, सिंहासन पे बैठाते हैं तुम्हें। और सिंहासन पे उसके आमंत्रण पर वो लोग आ गए और बहलोल लोधी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लोधी शासक तुर्क न होकर अफगान था। जो बहलोल लोधी था ये तुर्क नहीं था, ये अफगान था। इसने अफगान में इसका जन्म हुआ था, ये अफगान शासक था। अब देखिए बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर 1489 मतलब 89 ईस्वी तक शासन किया इसने। कुल कितने साल तक? 38 साल तक, 38 वर्ष तक ये शासन किया, दिल्ली की गद्दी पे बैठा। बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयास किया। ये बहुत इफिशिएंट लीडरशिप था इसके अंदर। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। जौनपुर, जिसको सिराजे पूर्वोत्तर कहा जाता है, पूर्वांचल का सिराज कहा जाता है, उस पर इन्होंने आक्रमण करके अपने में मिला लिया, अधीन कर लिया। उसने बहलोल नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन चलाया, अपने नाम पे चांदी के सिक्के चलवा दिए। अभी रुपए कहते हैं, तब उसको बहलोल कहने लगे। कितने बहलोल लोगे भैया? 2 बहलोल दे दो, 1 बहलोल दे दो, 4 बहलोल दे दो। अब बहलोल लोधी के बाद 1489 मतलब 1489 के बाद 1517 तक कुल 28 वर्ष तक के लिए शासन करने के लिए आया है। वो दूसरा शासक है। 28 वर्षों तक सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद गद्दी पर सिकंदर लोधी बैठता है। कौन गद्दी पर बैठता है? सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठता है। उसका नाम सुल्तान सिकंदर शाह रहता है। ठीक है, निजाम खां सुल्तान सिकंदर खां शाह।
लेकिन वह सिंहासन पर जब बैठता है तो अपना नाम कह लेता है सिकंदर लोदी। ठीक है। उसने खां सुल्तान उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित कर दिया। इसने दिल्ली से राजधानी परिवर्तित कर करके कहीं और कर दी। कहाँ पे? नए शहर में, नए नगर में, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर आगरा में इसने अपनी राजधानी बना दी, आगरा में। अब उसने आगरा की स्थापना अगर पूछे तो किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। किसने किया? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। वो लिटरेचर में बहुत उसका मन लगता था, पढ़ाई लिखाई साहित्य में। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। ठीक है। उसने फारसी भाषा में कई सारे ग्रंथों का अनुवाद करवाया, ट्रांसलेशन, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी रखा। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद करवाया और उसका नाम उसने रखवाया फरहंगे सिकंदरी। वह स्वयं भी गुलरुखी नाम उपनाम से कविता लिखता था। जैसे कई कवि अपना नाम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, जैसे धनपत राय प्रेमचंद हो गए, और शिवमंगल सिंह अपना नाम सुमन के नाम से लिखते हैं कविताएं जो आपके, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी अपना नाम निराला के नाम से करते हैं। वैसे इसने अपना नाम सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से लिखने लगा, कविता लिखने लगा। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया तथा राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि माप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। जैसे आपको याद होगा कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी, वैसे ही इन्होंने वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि माप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। अगर 1 बीघा है तो 1 बीघे में फिक्स्ड उसने कर दिया कि इतना ही होगा। ठीक है। उसने नाप के लिए पैमाना गजे सिकंदरी चलाया जो 30 इंच का होता था। 30 इंच बराबर 1 गज, अभी तो 32 इंच बराबर होता है। ठीक है। तो गजे सिकंदरी 30 इंच को 1 गज मानता था। अब इसके बाद इब्राहिम लोदी जबकि 1517 में 1489 से स्टार्ट किया था, 89 से 1517 तक इसने शासन किया। 1517 में इसका शासन समाप्त हो गया। उसके बाद इब्राहिम लोदी इसकी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर के 1526 तक शासन किया। 1517 से 1526 तक इसने केवल कितने सालों तक शासन किया? 7 साल तक नहीं, 9 साल तक। 9 साल तक शासन किया, 9 वर्ष तक। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। इनके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब सुल्तान और जो फिर वही तुर्क लोग सरदार थे, अफगान सरदार थे। इसके पहले अफगान सरदार, तुर्क सरदार, बाकी सब ठीक ठाक से काम कर रहे थे। अब सुल्तान बनते ही इब्राहिम लोदी के सबने आपस में खिंचातानी स्टार्ट कर दी। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। अफगानी जो सरदार थे वो सुल्तान के प्रसिद्धि से, सुल्तान की ताकत से खुश नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए। फिर इन लोगों ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। इसी प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। और सरदारों की मदद से सरदारों की षड्यंत्र में शामिल करने के लिए उसने बाबर को आमंत्रित किया। काबुल का शासक था उस समय बाबर, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा भारत में आकर। तो सरदारों के बुलाने पर बाबर आया और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में ललकारा कि आ जाओ लल्ला, लड़ाई कर लेते हैं, जो जीतेगा उसकी दिल्ली। तो ये चले गए इब्राहिम लोदी और इनको उसने बहुत पीटा। और पीट कर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। किसके किसके बीच में हुई? पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट पानीपत बैटल कब हुआ था? 1526
26 में किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम। और जीता कौन था? बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है। अब देखिए हुआ यूं कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। अब इब्राहिम लोदी उस युद्ध में मार दिया गया और उसके खत्म होते ही लोदी वंश भी खत्म हो गया, दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गई। अब सुल्तानों का शासन खत्म, दिल्ली सल्तनत के नाम से अब जाना नहीं जाएगा। अब देखिए इसके पतन के कारण, दिल्ली सल्तनत के पतन कारण, क्यों खत्म हुआ दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी के नियम का अभाव था। जो कौन उत्तराधिकारी होगा इस बात पर कोई नियम नहीं था। जो उस समय शक्तिशाली होता था वही शासक बन जाता था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। भाई जब जैसे अगर मैं कोई एक सत्ता पे है, उसके न रहने पर कौन अगला सत्ता का उत्तराधिकारी होगा ये बात पहले से डिसाइड हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो उसके खत्म होते ही सब लोग आक्रमण भी करेंगे और सब लोग आपस में लड़ाई भी करेंगे कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हम सुल्तान बनेंगे। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसीलिए 1336 में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। उधर पाल वंशों ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। तैमूर ने जो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था उससे, मध्य एशिया से आया था, इससे हमारी दिल्ली कमजोर हो गई, हमारे यहाँ शासन कमजोर पड़ गया। उसने बहुत सारा लूट कर माल ले गया, लोगों की हत्या भी कर दी उसने। समरकंद वापस चला गया वो और खिरज खान को बना गया था। उसी के बाद से लोधी वंश आया। देखिए सल्तनत काल, पहले गुलाम वंश चला कब से कब तक? 1206 ईस्वी से लेकर के 1294 ईस्वी तक, 1290 तक, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। 1290 से लेकर के 1312-20 ईस्वी तक खिलजी वंश चला, खलजी वंश। और 1320 से लेकर के 1412 तक तुगलक वंश चला। इसे 1400 आप 14 तक मान सकते हो, एक्सटेंड कर लो 1414 तक। और उसके बाद 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश चला और 1451 से लेकर के 1526 तक पानीपत के युद्ध तक चला लोधी वंश। लोधी वंश के बाद 1526 से लेकर के आगे तक चलेगा मुगल वंश। अब देखिए सैयद वंश का हम क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। सैयद वंश शुरू हुआ था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 तक चला था। केवल मात्र ये कितने साल तक चला था? 37 साल तक, 37 ईयर्स। उसके बाद आ गया लोधी वंश। लोधी वंश आ गया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पहला शासक इसका बहलोल लोधी हुआ। बहलोल लोधी 1551 से 1489 तक हुआ। सिकंदर लोधी आए उसके बाद। सिकंदर लोधी जो थे वो 1489 से लेकर 1517 तक रहे। और सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी उनका पुत्र बैठा। 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक उसने वहाँ पे शासन किया। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ और पानीपत के युद्ध में भाई साहब पराजित हो गए और इसी के साथ सल्तनत का विघटन हो गया। अब आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना देर पेशेंटली सुनने के लिए। खूब मेहनत करिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।